नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के राज्यों के लिए बनाई गई विशेष राज्य व्यवस्था के बारे में। दरअसल आप सभी ये बात जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को मिला हुआ विशेष राज्य का दर्जा लंबे समय से एक विवाद का विषय बना हुआ था और सभी लोग यही मांग करते थे कि जब भारत राज्यों का संघ है तो भारत का एक राज्य इतना अधिक खास क्यों है कि उसके पास अपना अलग संविधान, अपना अलग झंडा, अपने अलग कानून है। ऐसा क्या खास है उसके अंदर? भारत के सभी अनेक राज्यों की तरह उसको भी समान दर्जा मिलना चाहिए और सभी के ऊपर लागू होने वाले कानून और संविधान समान रूप से जम्मू कश्मीर पे भी लागू होने चाहिए। हालांकि यह मैनिफेस्टो में था भारतीय जनता पार्टी के, जिस वजह से इन्होंने वर्ष 2019 में निर्णय लिया और जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया। हालांकि मामला बहुत अधिक विवादों में रहा और विवादों में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि जो चीज़ें हुई बिल्कुल ठीक है और 370 आर्टिकल टेम्पररी प्रोविज़न था और इसको हटना ही था, कोई गलत नहीं है इसमें। तो फैसला जो था यह देश और सरकार के पक्ष में आया। लेकिन इसके बाद ना सभी लोगों के बीच में एक नया विवाद उभर गया है और लोग यह बात कर रहे हैं, यह मांग कर रहे हैं कि जब जम्मू कश्मीर भारत का विशेष राज्य नहीं, उसका विशेष दर्जा आपने समाप्त कर दिया, तो ऐसी स्थिति में भारत के अनेक राज्यों के पास में विशेष राज्य का दर्जा क्यों है और वह संविधान के अनुच्छेद 371 में क्यों शामिल है, उनके लिए विशेष प्रावधान क्यों किए गए हैं। उनका भी यह सब चीज़ें समाप्त होनी चाहिए और भारत का कोई भी राज्य, चाहे वह सीमावर्ती हो या फिर लैंड लॉक क्यों ना हो, किसी भी राज्य को कोई भी विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए, उसके साथ कोई विशेष स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो इस मामले ने जो तूल पकड़ा है, ज़रूरी है कि हम लोग चर्चा करें कि भारत का संविधान विशेष प्रावधानों के बारे में क्या कहता है और किस राज्य के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो बेहद खास है पूरा सेशन आप सभी लोगों के लिए। ज़रूरी है कि आप प्रत्येक बात को अच्छे से समझें और साथ साथ इसे बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करें। हाँ, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बड़ा गड़बड़ करते हैं, लाइक ज़रूर किया कीजिए क्योंकि पूरी टीम आप सभी लोगों के लिए ही बहुत मेहनत करती है। ठीक है, सारा मामला आप लोग समझ गए हैं। तो एक प्रश्न जो यहाँ से पहले भी पूछा गया है, एक यह प्रश्न हमने देखा था कि पहले ही एग्जाम में आ चुका है, कई बार पूछा गया है, हो सकता है कि आपसे आने वाले समय में भी दोबारा पूछ लिया जाए। तो ज़रूरी है कि आप लोग इसका आंसर अगर जानते हैं तो कमेंट करें, बेहद सरल सा प्रश्न है, और नहीं जानते तो इस स्थिति में वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए हमारे संविधान के भाग 21 के अंदर प्रावधान किया गया है विशेष श्रेणी का। ठीक है, हालांकि दो प्रकार का यह विशेष दर्जा होता है, एक होता है विशेष राज्य और एक होता है विशेष श्रेणी राज्य, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलता है। ठीक है, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता है उसका अर्थ है कि आप पिछड़े रह गए किसी कारण से, आपके यहाँ कोई युद्ध हुआ जिस वजह से आपको जो कभी भी कोई भी योजना लागू करनी होगी तो उस योजना का 90% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी, आपको 10% या 20% तक फंड ही लगाना होगा। तो यह विशेष श्रेणी दर्जा जो होता है यह मिलता है राज्य की आर्थिक प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, रोजगार सुनिश्चित करने के लिए। जैसे कि हमने बीते दिनों एक वीडियो में पढ़ा था कि बिहार लगातार मांग कर रहा है कि हम लोग पिछड़े रह गए हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, रोजगार कम है, शिक्षा दर कम है, हमें विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया जाए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दिया जाए। यह वो बात नहीं है, यह बात है स्पेशल स्टेटस। स्पेशल स्टेटस में आते हैं भारतीय संविधान का भाग 21 और भाग 21 के तहत आने वाले अनुच्छेद 370 और 71। 370 में प्रावधान थे जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन 371 में व्यवस्था की गई है भारत के कुछ खास राज्यों के लिए। लगभग 12-13 राज्य हैं, तो हर एक के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे और स्थिति देखते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए भारत का संविधान तो एक ही है, लेकिन संविधान एक होने के बावजूद केंद्र के पास अधिक पावर है और सभी लोग यही मानते हैं कि भारत के सभी राज्य समान हैं और सभी को समान अधिकार मिले हुए हैं, जबकि ऐसा सभी राज्यों के साथ नहीं है। हम लोग मानते हैं कि राजकोषीय स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर राज्यों को कुछ विशेष दर्जे मिलने चाहिए। कुछ सीमावर्ती हैं, कुछ ऐसे हैं जहां घुसपैठ होती है, कुछ संवेदनशील हैं जहां पर हमले हो सकते हैं या आतंकवादी गतिविधियां हो सकती है, कुछ ऐसे हैं जहां पर अधिक नस्लवाद है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में चीज़ें गड़बड़ा जाती है और हमले बहुत ज़्यादा होते हैं, उग्रवाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में राज्यों को हम लोग एक स्पेशल स्टेटस दे देते हैं जिससे कि उसकी सिक्योरिटी बढ़ाई जा सकेगी या कुछ विशेष प्रावधान हम लोग वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसी दौरान हमने देखा कि संविधान का भाग 21 हमें बताता है संविधान के तहत किए गए कुछ अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों के बारे में, और यही सेम भाग है जम्मू कश्मीर के लिए भी। लेकिन जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 371 बहुत मामलों में अपने आप में खास है, जैसे कि यह दोनों ही अनुच्छेद भारत के अनेक राज्यों के बीच एक अलगाववादी भावना पैदा करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं चीज़ें अपने आप में उभर के आती हैं और लोगों को लगता है हम खास हैं, हम विशेष हैं, इसी वजह से हमें भारत की विशेष राज्य श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि इन प्रावधानों के लिए जो भी प्रावधान है, कहने को अस्थायी है, संक्रमणकालीन है, विशेष है, लेकिन इनके लिए कोई डेडलाइन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब अंतिम तिथि निर्धारित कर रखी हो हमने कि इस तिथि के बाद यह प्रावधान लागू नहीं होगा। जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं कि शुरुआत में कहा गया कि संसद में 2 भाषाएं चलेंगी, हिंदी भी चलेगी, इंग्लिश भी चलेगी, 15 सालों के लिए चलेगी, डेडलाइन थी। हमने कहा कि रिजर्वेशन रहेगा, 10 वर्षों के लिए रहेगा, डेडलाइन थी। लेकिन इसमें एक व्यवस्था यह थी कि अगर संसद महसूस करे तो बढ़ा सकती है। लेकिन क्या हुआ कि यह प्रावधान शुरुआत में ही, जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय ही इन सभी को शामिल किया गया बिना किसी डेडलाइन के साथ, जिस वजह से 1947 में देश आज़ाद होने के बावजूद आज 2023 तक यह यथावत है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि 370 भी 2019 तक सेम चला आ रहा था, और लोग यही मानने लगे थे कि जिस रूप में टेम्परेरी रूप में आर्टिकल 370 को शामिल किया गया है, अब टेम्परेरी रूप इसने खो दिया है, अब तो ये परमानेंट ही है, अब कभी नहीं हटने वाला। ठीक उसी प्रकार की स्थिति इनके साथ में भी, क्योंकि लगता है कि अंतिम तिथि नहीं है तो उसका मतलब यथावत रहेगा, और यथावत रहने की वजह से ही पूरे देश में यह सब कुछ क्षेत्रवाद, अलगाववादी भावना पैदा कर रहा है। और साथ साथ हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता भी इसकी वजह से बहुत अधिक चोटिल हो रही है। राष्ट्रीय एकता का प्रभावित होना सभी के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। ठीक है, हालांकि जिस समय इन सभी राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए, सरकार के पास अपने कुछ खास आधार थे, समितियों की रिपोर्ट थी, या फिर कुछ समुदायों की मांग थी, जिनके कारण सरकार ने कहा कि ठीक है, तुम्हें कुछ कुछ मामलों में हम कुछ कुछ अधिकार दे देते हैं, और वह अधिकार डायरेक्ट लोगों को नहीं मिले हुए हैं या विधानसभा को नहीं मिले हुए हैं, राज्यपाल को मिले हुए हैं, और वह भी रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए किसी और मामले में दिए गए। जैसे कि स्थानीय समुदायों की परंपरा की रक्षा करना, उनकी जो भी विचारधाराएं हैं, मान्यताएं हैं, उनकी रक्षा करना, और उनकी भूमि जो है वह स्थानांतरित नहीं होगी, जिसका अधिकार है वह उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में रहेगी। ऐसे प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो ऐसा नहीं कहा कि आपका एक अलग संविधान हो जाएगा, झंडा हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, इस प्रकार से सब चीज़ें की गई हैं, पर कहीं ना कहीं फिर भी राष्ट्रीय एकता प्रभावित है, और क्षेत्रवाद और अलगाववाद की भावना यह सब कुछ पैदा करती हैं। ठीक है, तो अगर हम विशेष प्रावधानों की बात करें तो अनुच्छेद 370-71 में है, और इसमें सीरीज यह है कि 371A से कहानी शुरू हो जाती है, 371 से कहानी शुरू होने के बाद यह जाती है 371J तक। ठीक है, क्लियर है इतनी बात आप सभी को? ओके, यह जो फोटो है आप लोग के लिए मैंने डाली थी संविधान से ही डायरेक्ट। तो भारत का संविधान अगर आप लोग भी जानना, पढ़ना, समझना चाहते हैं, है ना, हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, या बहुत सारे लोगों को पता होता है कि बेयर एक्ट ले लेते हैं मार्केट से, लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे या कोई और किताब पढ़ेंगे तो यूज़ करते रहेंगे, पर हर जगह हमारे पास किताब नहीं होती। ऐसी स्थिति में सॉफ्ट कॉपी सबके फ़ोन में हो सकती है। क्या करना होगा इसके लिए? कुछ भी नहीं, सीधा जाइए लॉ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे, उसके अंदर जो विधि विभाग होता है उसका, वहाँ पर जाकर के सीधा आप लोग एक सॉफ्ट कॉपी इंग्लिश भाषा में चाहे हिंदी भाषा में, जैसा आप चाहें, वहाँ से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब मन करे, जहाँ मन करे, खोलो, बैठ के पढ़ो, कोई समस्या नहीं है। कहीं कुछ कन्फ्यूज़न होती है, आप लोग वहाँ से चीज़ों को अच्छा पढ़ सकते हैं, अच्छा समझ सकते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वहीं से आप लोग के लिए मैं यही लेकर के आया हूँ, उसमें सब चीज़ें शामिल हैं। देखिए, तो हमें यहाँ पर पता लग जाता है कि 370 कश्मीर का था, निरस्त हो गया। 371 में प्रावधान किए गए हैं महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। 371A में प्रावधान किए गए हैं नागालैंड के लिए। 371B असम, 371C मणिपुर, 371D आंध्र प्रदेश के लिए थे मूल रूप से, लेकिन जिस समय तेलंगाना बन गया तो फिर तेलंगाना के लिए भी इसी के तहत प्रावधान किए गए। ठीक है, हम लोग 371E को शामिल जनरली नहीं करते, कोई खास विशेष प्रावधान नहीं है, बस यूनिवर्सिटी से संबंधित है आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, आते हैं 371F के लिए, सिक्किम, 371G मिजोरम, 371H अरुणाचल प्रदेश, 371I गोवा और 371J कर्नाटक। तो यह वह राज्य हैं जिनको आज के समय में कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं।
किस किस मामले में मिले हैं इनको विशेष अधिकार? तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संविधान में शामिल अनुच्छेद 371 की। 371 में प्रावधान किए गए हैं महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। हालांकि प्रावधानों में कुछ खास बात शामिल नहीं है। प्रावधानों में राज्यपाल को एक खास जिम्मेदारी दी गई है। राज्यपाल को ये बोला हुआ है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि गुजरात में और महाराष्ट्र में कहीं भी कोई क्षेत्र थोड़ा पिछड़ा है, शिक्षा के क्षेत्र में या फिर रोजगार के क्षेत्र में उसको अवसर नहीं मिल रहे हैं, तो ठीक है, राज्यपाल को अधिकार है कि उस क्षेत्र के लिए एक विकास बोर्ड बना दे, जिसके बाद फिर सारे काम विकास बोर्ड के माध्यम से चलेंगे। तो कौन कौन से क्षेत्र माने गए? शुरुआत में माना गया कि महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र और मराठा वाला क्षेत्र, इन दोनों के लिए बनेंगे विकास बोर्ड। हालांकि राज्यपाल ऐसा महसूस करता है कि और किसी जगह पर भी जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में भी ठीक है, महाराष्ट्र में कहीं भी और विकास बोर्ड का गठन कर सकते हैं। साथ साथ गुजरात के लिए कहा गया कि भाई सौराष्ट्र और कच्छ वाले क्षेत्र के लिए आप विकास बोर्ड बना सकते हैं, यह आपको अधिकार है। क्या क्या जिम्मेदारी है? तो देखिए, जब कभी भी विकास के लिए कोई फंड आता है, राजस्व मिलेगा, तो आप समान वितरण करेंगे। ठीक है, जिम्मेदारी विकास बोर्ड की आवाज आ गई। साथ साथ में जिम्मेदारी यह भी आई कि राज्य में तकनीकी शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा तथा इसके साथ साथ ही सभी को रोजगार के समान अवसर देने के लिए भी विकास बोर्ड के पास जिम्मेदारी होगी। यह नीतियां बनाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सरकार की सभी योजनाओं में या सभी क्षेत्रों में इन क्षेत्रों का भी प्रतिनिधित्व हो सके। इतनी बात है, कोई और विशेष नहीं, बस चाहते थे कि शिक्षा का स्तर उठ जाए, रोजगार का स्तर उठ जाए और इनको रिवेन्यू भी समान रूप से मिले। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 371A की। इसमें प्रावधान किए गए हैं खासतौर पर नागालैंड के लिए, और नागालैंड के लिए जो प्रावधान किए गए हैं इनको शामिल किया गया था वर्ष 1962 में 13वें संविधान संशोधन के द्वारा। यह बात बेहद इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से इस साल स्पेशल स्टेटस चर्चाओं में आया है, ये बातें पूछी जा सकती हैं। तो आप लोग को क्या करना है कि मेंस के लिए अच्छे खासे नोट बना लेने हैं, जिससे कि आपको कोई परेशानी समस्या ना हो जब आप एग्जाम में चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, यह प्रावधान इसीलिए किया गया था क्योंकि 1960 में केंद्र सरकार और नागा पीपल्स कन्वेंशन के बीच में एक 16 सूत्रीय समझौता हुआ था, और उस 16 सूत्रीय समझौते में कह दिया गया था कि केंद्र सरकार को राज्य विधानसभा की परमिशन के बिना राज्य संबंधित कुछ मामलों में निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम देखते हैं कि 1963 में नागालैंड बना और इन्होंने अपने कुछ अधिकार सिक्योर कर लिए। इन्होंने व्यवस्था कर दी कि विधानसभा की मंजूरी के बिना संसद कानून नहीं बनाएगी। कैसे कानून नहीं बनाएगी? नागा धर्म से संबंधित, नागा लोगों के सामाजिक परंपराओं से संबंधित, उनके पारंपरिक नियमों से, कानूनों से संबंधित, नागा परंपराओं द्वारा किए जाने वाले जो भी न्याय व्यवस्था है उससे संबंधित, तथा राज्य के अंदर नागा समुदाय की जमीन के हस्तांतरण से संबंधित कोई भी कानून केंद्र सरकार नहीं बनाएगी जब तक कि राज्य सरकार उसको ऐसा करने की अनुमति नहीं देती। तो पावर सरकार के पास में है, लेकिन कुछ खास पावर राज्य के पास चली गई हैं, और राज्य की इजाजत के बिना केंद्र नहीं चलेगा या केंद्र उसकी मर्जी का उल्लंघन नहीं करेगा। सिर्फ इतना सा प्रावधान है 371A में। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं 371B। तो देखिए, यह प्रावधान असम से संबंधित है। इसको शामिल किया गया था 1969 में, जस्ट बिकॉज ऑफ 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और इसमें यह व्यवस्था की गई है कि हम राष्ट्रपति को कुछ अधिकार दे देते हैं। ठीक है, तो विशेष अधिकार किस मामले में दिया गया है? जनजातियों के मामले में ऐसा अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को कि आप राज्य विधानसभा की समितियों के गठन और उसके कार्यों के संचालन के लिए जो राज्य के अंदर जनजातीय क्षेत्र हैं वहां से चुने हुए सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान करेंगे, व्यवस्था करेंगे। तो मुख्य बात क्या है 371B में कि जनजातीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा रहा है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, यानी कि मुख्य रूप से समाज के एक पिछड़े तबके को उठाने से संबंधित, उसके विकास से संबंधित बातें यहां पर की गई हैं। 371C मणिपुर से संबंधित है, शामिल किया गया था 27वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 1971 में। क्या बातचीत की गई? तो कहा गया कि देखिए, राष्ट्रपति को एक यहाँ पर अधिकार देते हैं, एक जिम्मेदारी देते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों की एक समिति का आप गठन करेंगे। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों की एक समिति का आपको गठन करना होगा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया था कि आप क्या करेंगे? एक समिति का गठन करेंगे। अब दूसरा जो काम मिल रहा है, दूसरी जिम्मेदारी मिल रही है, वह मिलेगी राज्यपाल को, और यह जिम्मेदारी दी जाती है राज्यपाल को कि समिति का उचित कामकाज सुनिश्चित हो सके। इसीलिए राज्यपाल विशेष जिम्मेदारी संभालेंगे, इसकी व्यवस्था की देखरेख करेंगे।
ठीक है। और राज्यपाल वर्ष भर इस समिति से संबंधित क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या निर्णय लेते हैं या क्या क्या प्रोग्रेस होती है, उन सब के लिए जो भी आपने काम किए, जो भी रिपोर्ट तैयार हुई, वह रिपोर्ट अंत में आप राष्ट्रपति को भी सौंपेंगे। ठीक है। तो 371 में क्या होता है, मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों की बात हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रपति समिति बनाएंगे और समिति का कामकाज राज्यपाल सुनिश्चित करेंगे। ठीक है। 371 मुख्य रूप से संबंधित किससे है, आंध्र प्रदेश से। हालांकि बाद में यह तेलंगाना पे भी लागू हुआ वर्ष 2014 में। तो 32वें संविधान संशोधन के द्वारा काम हुआ सारा का सारा, और 1973 में प्रावधान शामिल किया गया। जिम्मेदारी किसको क्या मिली हुई है, राष्ट्रपति को जिम्मेदारी है कि विभिन्न क्षेत्रों के जो लोग हैं, आपको यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोग शिक्षा के अवसर पाए और रोजगार के अवसर पाए। ठीक है, सबको सारी व्यवस्था मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ ही अगर कभी भी ऐसा लगता है कि किसी एक सेवा के अंदर किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है आपने, यानी कि आपके राज्य में कोई खास ऐसा समुदाय है, वर्ग है, जो किसी सेवाओं के अंदर या फिर रोजगार में, सरकारी सेवाओं में अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा, तो आप उसके लिए भी विशेष प्रावधान कर सकते हैं। ठीक है। इतना ही नहीं, केवल रोजगार के क्षेत्र में ही प्रावधान नहीं करना, शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर आप प्रावधान करना चाहें तो किसी एक विशेष समुदाय या वर्ग के लिए प्रावधान कर सकते हैं। ठीक है। 371F में कहा गया है सिक्किम के बारे में, सारे प्रावधान सिक्किम से जुड़े हुए हैं। शामिल किया गया था 31वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1975 में। क्या व्यवस्था है कि सिक्किम की विधानसभा के सदस्य लोकसभा के अंदर जो सदस्य जाने वाले हैं, यानी कि सिक्किम की विधानसभा के सदस्यों को ही जिम्मेदारी है कि वह लोकसभा में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करें। इसके साथ साथ एक खास बात यहां पर यह भी है कि सिक्किम की आबादी के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए विधानसभा के अंदर अगर आप चाहें तो सीटों का आरक्षण कर सकते हैं, और उस एक वर्ग को, जो वर्ग पिछड़ रहा है या इलेक्शन नहीं लड़ सकता या जिसका राज्य की जनसंख्या में एक खास प्रतिनिधित्व नहीं है, ऐसी स्थिति में आप व्यवस्था करेंगे आरक्षण की, और कुछ सीटें ऐसी आप बनाएंगे जिन पर एक ही समुदाय से या एक ही वर्ग से लोग आएंगे। ठीक है। 371G में भी इस प्रकार की एक व्यवस्था है मिजोरम के लिए। मिजोरम के लोगों ने 53वें संविधान संशोधन के तहत 1986 में यह प्रावधान करवाया और अपने अधिकारों को, जो उनके परंपरागत अधिकार थे, सामुदायिक अधिकार थे, उनको सुरक्षित कर लिया। ठीक है। तो यहां पर भी नागालैंड वाली व्यवस्था हुई है मिजोरम के लिए कि विधानसभा की मंजूरी के बिना केंद्र सरकार कुछ खास मामलों में कानून नहीं बनाएगी, जो संबंधित होंगे मिजो समुदाय की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं से, मिजो लोगों के कानून और प्रक्रियाओं से, उनके निर्णय लेने वाले नागरिकों से, या आपराधिक न्याय से, या फिर भूमि के हस्तांतरण या फिर भूमि के स्वामित्व के बारे में केंद्र सरकार राज्य सरकार की मर्जी के बिना कोई निर्णय नहीं लेगी। इन्होंने अपने राइट्स यहाँ पर सिक्योर कर लिए आर्टिकल 371G के तहत। ठीक है। 371H कहता है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। 55वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1986 में इसको शामिल किया गया था। खास बात इसके अंदर बस इतनी ही है कि राज्यपाल को कहा गया है कि कानून व्यवस्था से जुड़े जो भी मामले होंगे, मंत्रिमंडल से आपको चर्चा करनी है उन विषयों पे, और मंत्रिमंडल जो सलाह देगा उस सलाह को सुनना है, लेकिन अंतिम निर्णय राज्यपाल का ही होगा। यह बात भी ध्यान रखनी है। आप मंत्रिमंडल से सुन रहे हैं, सुझाव अच्छे लगे, आप सहमत हो गए तो ठीक है, उसके बाद आप सेम निर्णय लेंगे। लेकिन राज्यपाल की बातें कुछ और कह रही हैं, उसका मत कुछ और है, सरकार कुछ और कह रही है, तो राज्यपाल ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल को छोड़ देगा, बात नहीं मानेगा और अपनी मर्जी से अंतिम निर्णय ले सकता है। 371I के अंदर गोवा के लिए व्यवस्था है, क्योंकि हमारे देश में प्रावधान है कि विधानसभा जब बनाई जाएगी तो कम से कम 60 सीटों की बनेगी, लेकिन गोवा की विधानसभा में 30 सदस्य हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि एक विशेष प्रावधान किया गया कि छोटा सा राज्य है, इसीलिए हम कम सदस्यों के साथ इसको चला लेंगे। ठीक है। हालांकि कुछ और भी ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर बहुत ही कम अभी संख्या है सदस्यों की। ठीक है। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं 371J। इसमें बात की गई है 98वें संविधान संशोधन की, यानी कि यह प्रावधान बना है 98वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 2012 में, मुख्य रूप से संबंधित है कर्नाटक और हैदराबाद से। इसमें कहा गया कि भाई क्षेत्र के विकास के लिए आप क्या करेंगे, बस विकास बोर्ड बनाएंगे। विकास बोर्ड को सेम जिम्मेदारी वही महाराष्ट्र और गुजरात वाली कि राजस्व का समान वितरण सुनिश्चित करो, रोजगार और शिक्षा के अवसर तैयार करो, और साथ साथ यह भी सुनिश्चित करो कि कोई वर्ग विशेष पीछे ना रह जाए, सभी क्षेत्रों का समान प्रतिनिधित्व सब जगह पर हो। यह जिम्मेदारी आपके पास है। ठीक है। तो
हम लोग यहाँ पर यह देख पा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जैसा विशेष दर्जा भारत के किसी राज्य के पास नहीं है। हालांकि इनके पास जो विशेष दर्जा है, यहाँ तो वह विशेष दर्जा किसी समुदाय की रक्षा कर रहा है, उसकी परंपराओं की रक्षा कर रहा है, उसके जो भूमि संबंधी अधिकार हैं उनकी रक्षा कर रहा है, या फिर राज्य के अंदर कुछ क्षेत्रों के लिए विकास बोर्ड बना रहे हैं ताकि विकास बोर्ड के द्वारा वह अपना विकास सुनिश्चित कर सके, उनको भी राजस्व में समान प्रतिनिधित्व मिल जाए। ठीक है, तो एक प्रश्न, जैसा कि आपको मैंने शुरू में दिखाया था, आपने सब चीज़ें पढ़ी। अब मुझे लगता है कि आप इसका आंसर इजीली कमेंट कर सकते हैं, कोई समस्या का बात नहीं है यहाँ पर। अब तो आंसर कमेंट कर दीजिए। यह पूरा टॉपिक आपके मेंस के लिए बेहद खास है और अब पूछा भी जा सकता है, तो हर एक चीज़ के नोट्स बना लीजिएगा ताकि एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों को ज़रूर शेयर करें, है ना। वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाइएगा। और आपको आंसर चाहिए होगा तो देखिए आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि यह भी आप लोग का सही रहा होगा। ठीक है, तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।